Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to ICRA online learning platform. Today I have come back to you with a relevant topic is seen in news nowadays, that is North Atlantic Treaty Organization. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक नेटो है। नेटो का आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप रशिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस ऑनगोइंग चल रहा है उसका रीज़न नेटो का एक्सपेंशन है। तो आज हम जानेंगे नेटो क्या है, किस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था और ये किस तरह से वर्क करता है, और इससे रिगार्डिंग रिलेटेड चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। व्हाट इज़ नेटो? नेटो क्या है? The North Atlantic Treaty Organization is an alliance of 30 countries that border the North Atlantic Ocean. नेटो ये एक अलायंस है 30 कंट्रीज़ का, 30 कंट्रीज़ का ये एक अलायंस है, एक यूनियन है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को अपना बॉर्डर शेयर करता है। The alliance includes the United States, most European Union members, the United Kingdom, Canada and Turkey. और इसमें ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड टर्की। तो समझ ये आया कि नेटो ये एक 30 कंट्रीज़ का अलायंस है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को बॉर्डर शेयर करता है, और इसमें यूनाइटेड स्टेट आते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, कनाडा एंड टर्की। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, कि नेटो के पीछे बनाने का पर्पस क्या था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिलिट्री अलायंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड देयर यूरोपियन अलाइज। बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री एक्सरसाइज है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड यूरोपियन अलाइज के बीच। It was formed in the wake of World War II to keep peace and encourage political cooperation on both sides of the Atlantic Ocean. और इसको सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड के बाद, ख़त्म होने के बाद इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया पीस और शांति को बनाए रखने के लिए। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल कॉपरेशन को इनकरेज करना अटलांटिक ओशन के दोनों साइड। तो पर्पस क्या हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का? ये एक मिलिट्री अलायंस है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड यूरोपियन अलाइज के बीच, और इसको सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद पीस और शांति को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल कोऑपरेशन को इनकरेज करना अटलांटिक ओशन के दोनों साइड। हियर आर अ ग्राफ इन विच द मेंबर स्टेट्स आर मैंशनड। यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है जिसमें नेटो के जो भी स्टेट मेंबर्स हैं उनके नेम यहाँ पर मेंशन है। 1949 को नेटो को बनाया गया था, तो उस टाइम ये सारे कंट्रीज़ नेटो के मेंबर थे, लाइक बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, कनाडा, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे कंट्रीज़ 1949 में नेटो के फाउंडिंग मेंबर थे। फिर एक्सपेंशन जो है नेटो का 1952 से 1990 तक जारी रहा, जिसमें ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन ये 4 न्यू मेंबर नेटो के मेंबर बन गए। यहीं से नेटो का एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। देन 1999 में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी। फिर उसके बाद 2004-2009 में ये सारे कंट्रीज़ बल्गारिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, अल्बानिया, क्रोशिया, ये सारे के सारे कंट्रीज़ भी नेटो के मेंबर बन गए। फिर इस यहीं तक नहीं बल्कि करंट एस्पिरेशंस टू ज्वाइन, और 2017-2020 तक नेटो का एक्सपेंशन जारी रहा। जो करंट कंट्रीज़ नेटो के मेंबर बने वो ये हैं मॉन्टेनेग्रो एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। यही मेन रीज़न है आज यूक्रेन और रशिया के बीच
ऑन गोइंग क्राइसिस का कि नेटो का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं रशिया को इससे अपने नेशनल सिक्योरिटी के तई थ्रेट फील कर रहा है रशिया। Each member designates an ambassador to NATO as well as officials to serve on NATO committee and discuss NATO businesses। इस पॉइंट में कहना चाहते हैं कि जितने भी स्टेट नेटो के मेंबर हैं वो अपना एक एम्बेसडर, एक ऑफिशियल को नेटो भेजते हैं। वो मेंबर नेटो की कमिटी में पार्टिसिपेट करते हैं और नेटो के बिजनेस, वहाँ के कामकाज और वर्क को डिस्कस करते हैं। तो हर मेंबर स्टेट अपना एक राजदूत और ऑफिशियल को नेटो की कमिटी में भेजता है और वो वहाँ पर नेटो के बिजनेस में कामकाज में डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, these designees could include a country's president, prime minister, foreign affairs और head of defense department। और ये जो डेजिग्नीज हैं, जो मेंबर स्टेट अपने डेजिग्नेट एम्बेसडर और ऑफिशियल को नेटो भेजते हैं, वो कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, हेड ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट होते हैं। ये एम्बेसडर या एज अ ऑफिशियल नेटो की कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं और नेटो के बिजनेस को डिस्कस करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मिशन ऑफ नेटो। व्हाट इज़ द मिशन ऑफ नेटो? नेटो का मिशन क्या है? नेटोज मिशन इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द स्टेबिलिटी ऑफ देयर रीजन्स। नेटो का मिशन है अपने मेंबर के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, बचाना और अपने रीजन्स में स्टेबिलिटी को बनाए रखना। ये नेटो का मिशन है। इसी के साथ साथ इट्स टारगेट इंक्लूड वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म एंड साइबर अटैक्स। इसी के साथ साथ नेटो का मिशन है मास लेवल पर डिस्ट्रक्टिव वीपन्स को टारगेट करना, टेररिज्म को टारगेट करना, साइबर अटैक को, इन सब चीज़ों को क्या करना, ख़त्म करना, टारगेट करना नेटो का मिशन है। नेक्स्ट, आर्टिकल 5। इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर आर्टिकल 5 है। A key aspect of the alliance is Article 5। Article 5 ये मेन फैक्टर है जो कहता है which states that an armed attacks against one ally is considered an attack against all allies। आर्टिकल 5 कहता है अलायंस का कि जो भी आर्म्ड अटैक नेटो के किसी एक अलाई के अगेंस्ट किया जाता है तो उसे, उस अटैक को पूरे अलाइज के अगेंस्ट अटैक समझा जाएगा। इसी पॉइंट को सेकंड पॉइंट में सिंपल वर्ड्स में कहना चाहते हैं, इफ़ समवन अटैक्स वन नेटो नेशंस ऑल नेटो नेशंस विल रिटेलिएट। कि अगर कोई भी नेटो के किसी एक नेशन पर अटैक करता है तो सारे के सारे नेटो नेशंस मिलकर उसका जवाब देंगे, रिटेलिएट करेंगे। क्यों? इसलिए कि आर्टिकल 5 कहता है अगर कोई भी आर्म्ड अटैक किसी एक मेंबर पर भी किया जाता है तो उस अटैक को पूरे नेशन, पूरे मेंबर स्टेट पर अटैक कंसीडर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, नेटोज प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू मेंबर्स सिविल वॉर और इंटरनल को। अब नेटो का यह प्रोटेक्शंस लिमिटेड है कि अगर मेंबर स्टेट में सिविल वॉर, खाना जंगी शुरू हो जाता है या इंटरनल को तख्ता पलट जैसा सिचुएशन शुरू हो जाता है तो नेटो इसमें अपने पावर को यूज़ नहीं करेगा, इसमें उनको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, बट अगर कोई दूसरा कंट्रीज़, अगर कोई दूसरी कंट्रीज़ मेंबर स्टेट पर अटैक करता है तब फिर नेटो उनका सपोर्ट करता है। Now I am going to discuss about history of NATO briefly। अब हम नेटो के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री को देखते हैं पॉइंट वाइज। द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो साइंड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन अप्रैल 4, 1949
कि जो भी नेटो के फाउंडिंग मेंबर हैं उन सब ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया 4 अप्रैल 1949 को। मतलब कि 4 अप्रैल 1949 को तमाम फाउंडिंग मेंबर ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया। ये डेट इम्पोर्टेंट है। नेटो के इस्टेब्लिशमेंट का डेट है कि 4 अप्रैल 1949 को क्या है, ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को क्या किया, साइन किया गया। इट वर्क इन कंजंक्शन विद द यूनाइटेड नेशंस, और नेटो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर वर्क करता है। द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन तीनों के साथ मिलकर नेटो काम करता है, वर्क करता है। It sought to prevent a resurgence of aggressive nationalism and to foster political union। और इसी के साथ साथ नेटो एग्रेसिव नेशनलिज्म के रिसर्जेंस को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल यूनियन को फोस्टर करता है, उसे फ़रोग देता है, सियासी इत्तेहाद को, पॉलिटिकल यूनियन को फोस्टर करता है। इन दिस वे नेटो मेड द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन पॉसिबल। इसी दौरान, इसी वजह से नेटो के ज़रिए, नेटो के द्वारा यूरोपियन यूनियन का बनना पॉसिबल हुआ। एंड थर्ड पॉइंट, यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन गेव यूरोपियन नेशंस द सेफ्टी। यूएस मिलिट्री यूरोपियन नेशन को क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है। क्यों? नीडेड टू रिबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड्स डेवस्टेशन, इसलिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत ज़्यादा यूरोपियन नेशन को क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ताकि वो दोबारा से अपने को रिकवर कर सके और रिबिल्ड कर सके। इसलिए यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है यूरोपियन यूनियन को, और उनके सेफ्टी का जवाबदेह भी होता है। क्यों? इसलिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वो अपने को रिकवर कर सके और रिबिल्ड कर सके। एंड लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नेटोज मिशन एक्सपेंडेड टू प्रिवेंट न्यूक्लियर वॉर। चूँकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है यूएस एंड यूएसएसआर के दरमियान, तो कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर के बीच नेटो का मिशन और एक्सपेंड हुआ ताकि न्यूक्लियर वॉर ना हो सके। न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए नेटो का मिशन और एक्सपेंड हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट, आफ्टर वेस्ट जर्मनी joined NATO, the communist countries formed the Warsaw Pact alliance, which included the USSR, Bulgaria, Hungary, Romania, Poland, Czechoslovakia and East Germany। वार्सो पैक्ट क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया, एक वेस्ट जर्मनी, एक ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। द कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट कंट्रीज फॉर्म्ड द वार्सो पैक्ट अलायंस। जब वेस्ट जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो कम्युनिस्ट कंट्री ने एक वार्सो पैक्ट अलायंस को फॉर्म किया, जिसमें ये सारे कंट्रीज इंक्लूड थे, यूएसएसआर, बल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड ईस्ट जर्मनी। इन सारे कंट्रीज़ ने मिलकर एक वार्सो पैक्ट को फॉर्म किया। क्यों? इसलिए कि जर्मनी नेटो को ज्वाइन कर लिया, जिससे यूएसएसआर को थ्रेट फील हुआ, तो इसलिए इन लोगों ने वार्सो पैक्ट को फॉर्म किया। एंड सेकेंड पॉइंट, इन रिस्पॉन्स NATO adopted the massive retaliation policy. It promised to use nuclear weapons if members of the pact attacked. तो रिस्पॉन्स में जब कम्युनिस्ट कंट्रीज ने वार्सो पैक्ट बनाया तो नेटो ने रिस्पॉन्स में एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसे मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी कहते हैं. एंड इट प्रोमिस टू यूज़, और उस पॉलिसी में ये था कि नेटो के मेंबर स्टेट ने ये डिक्लेयर किया कि अब वो अगर कोई भी पैक्ट वार्सो पैक्ट के कंट्रीज़
नेटो पर अटैक करता है तो नेटो क्या करेगा, न्यूक्लियर वीपन को यूज़ करेगा। ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर को थ्रेट देना था, धमकाना था। NATO's deterrence policy allowed Europe of focus on economic development। और नेटो का ये थ्रेट देना, धमकी देना, कहीं ना कहीं यूरोप को ये अलाउ करना था कि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इट डिड नॉट हैव टू बिल्ड लार्ज कन्वेंशनल आर्मीज़। और इसी के साथ साथ लार्ज कन्वेंशनल आर्मी बनाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो नेटो में हैं वो यूएसए के अम्ब्रेला में आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, द सोवियत यूनियन कंटिन्यूड टू बिल्ड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस बाई द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। चूँकि सोवियत यूनियन को अपने नेशनल सिक्योरिटी के तहत थ्रेट था, इसलिए वो अपने मिलिट्री प्रेजेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक्सपेंड कर रहा था कोल्ड वॉर के ख़त्म होने तक। इट वॉज स्पेंडिंग 3 times वॉट द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज स्पेंडिंग। जितना यूनाइटेड स्टेट अपने मिलिट्री पर स्पेंड कर रहा था उसका 3 गुना सोवियत यूनियन अपने मिलिट्री पर स्पेंड कर रहा था। क्यों? इसलिए कि उसको थ्रेट फील हो रहा था। विथ ओनली 1/3 ऑफ द इकोनॉमिक पावर। एंड लास्ट पॉइंट, when the Berlin Wall fell in 1989, it was due to economic as well as ideological reason। और जब बर्लिन वॉल 1989 में क्या हो गया, गिर गया, तो इसका रीज़न भी यही था, इकोनॉमिक और इसी के साथ साथ आइडियोलॉजिकल रीज़न की वजह से। क्या है, ये जो बर्लिन वॉल है वो 1989 में गिर गया था। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ द बर्लिन वॉल। चूँकि लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि 1989 में बर्लिन वॉल जो कि जर्मनी के कैपिटल में बनाया गया था, बर्लिन वॉल, तो वो 1989 में इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल रीज़न की वजह से फॉल कर गया गया था। तो अब हम उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, allied countries like US, UK, France and Soviet Union together defeated Nazi Germany in World War II in 1945. Allied countries like US, United States, United Kingdom and France, ये allied country कहलाते हैं। एंड सोवियत यूनियन, चूँकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अलाइड कंट्रीज और सोवियत यूनियन ये सारे कंट्रीज मिलकर नाजी जर्मनी के अगेंस्ट क्या किए थे, फाइट किए थे। तो अलाइड कंट्रीज यूएसए, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन ये सारे के सारे कंट्रीज एक साथ नाजी जर्मनी को क्या किए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में क्या किए थे, डिफीट किए थे। आफ्टर विच याल्टा एंड पोट्सडम कॉन्फ्रेंसेस 1945 were held between Soviet Union and allied countries to decide the fate of Germany's territories। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद याल्टा एंड पोट्सडम एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था सोवियत यूनियन एंड अलाइड कंट्रीज़ के दरमियान के बीच। उसमें ये फैसला लिया गया, ये डिसीज़न लिया गया, जो जर्मनी का टेरिटरी है उसको क्या किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए। डिसाइड द फेट ऑफ जर्मनी टेरिटरीज, के जर्मनी के टेरिटरीज के फेट के बारे में उन कंट्री ने फैसला लिया। अलाइड कंट्रीज और सोवियत यूनियन ने जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ याल्टा एंड पोट्सडम, इसके ख़त्म होने के बाद इन लोगों ने जर्मनी के टेरिटरीज के फेट का फैसला लिया, डिसाइड किया। एंड सेकेंड पॉइंट, एट द कॉन्फ्रेंस Germany was to be divided into zones under Russian, American, British and French influence। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो 1945 में हुआ था उसमें जर्मनी के टेरिटरीज के फेट का फैसला लिया गया, जिसमें जर्मनी को जोन में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि एक रशियन जोन में आएगा, एक अमेरिकन जोन में आएगा, एक ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो 4 हिस्सों में जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया। And third point, the eastern part of the country went to the Soviet Union
while the western part went to the United States, Britain and France। चूँकि जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया तो ईस्ट जर्मनी, ईस्ट पार्ट, कंट्री का ईस्ट पार्ट ये सोवियत यूनियन के पास चला गया, और जो कंट्री का वेस्ट पार्ट था वो यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन एंड फ्रांस के पास आ गया। एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, बर्लिन एज द कैपिटल was to be likewise split, however Berlin happened to be in the middle of the Russian zone। पहले तो कंट्री जो कि जर्मनी है उसे डिवाइड किया गया, अब जो है जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, उसे भी क्या है स्प्लिट कर दिया गया। तो बर्लिन जो है ये इसका जो है मिडिल पार्ट, इसका आधा हिस्सा क्या है रशियन जोन में आया, आधा अलाइड कंट्रीज़ के जोन में आया। तो इन चारों पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अलाइड कंट्रीज़ और सोवियत यूनियन, इन दोनों ने मिलकर 1945 में जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था उसमें जर्मनी के अगेंस्ट फाइट किया, और फाइट करने के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ याल्टा एंड पोट्सडम, सोवियत यूनियन और अलाइड कंट्रीज़ के बीच। उसमें जो है जर्मनी के टेरिटरीज़ के फेट के बारे में डिसीजन लिया गया। फिर जर्मनी को दो जोन में, यानी कि कुछ जोन में, सम जोन में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें रशियन जोन, अमेरिकन जोन, ब्रिटिश एंड फ्रेंच जोन हुआ। फिर उसके बाद जो है जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट ये सोवियत यूनियन के पास आ गया, और वेस्टर्न पार्ट ये यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन एंड फ्रांस। फिर आ जाती है बात कैपिटल, जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, तो उसे भी क्या है दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से हाफ हिस्सा रशियन जोन में आया और बाकी का अलाइड कंट्रीज लाइक अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन के पार्ट में आया। नाउ एंड फर्स्ट पॉइंट, the three allied zone got merged and became the Federal Republic of Germany। जो अलाइड कंट्रीज़ थे, अलाइड कंट्रीज़ के पास जर्मनी का जो पार्ट आया था उनको मर्ज करके उनको नाम दिया गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, FRG। जर्मनी का वेस्टर्न पार्ट वो किन के पास आया, अलाइड कंट्रीज़ के पास आया। उन तीनों कंट्रीज़ को, उन तीनों जोन को एक जगह मर्ज करके उनको नाम दिया गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या वेस्ट जर्मनी। वाइल द फॉर्मर सोवियत ऑक्यूपाइड जोन बिकेम द जर्मन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट चूँकि सोवियत यूनियन के पास आ गया तो उनको नाम दिया गया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, GDR, या उसे हम ईस्ट जर्मनी भी कहते हैं। And second point, the division of Berlin was the main bone of contention as West Berlin became an island within communist East Germany। और बर्लिन का डिवीज़न करना ये मेन बोन था कंटेंशन का वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन के दरमियान। चूँकि वेस्ट बर्लिन जो वेस्ट वाला पार्ट था उसमें क्या डेवलपमेंट को शुरू किया गया, फंडिंग को शुरू किया गया, तो ईस्ट जर्मनी, ईस्ट पार्ट जो है जो रशिया के पास आया था, USSR के पास आया था, उसे लगा कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से बर्लिन वॉल का फैसला लिया गया कि एक वॉल बनाना चाहिए ईस्ट और वेस्ट के बीच में। एंड थर्ड पॉइंट, बर्लिन वॉल फेल ऑन 9/11/1989 मार्किंग अ सिंबॉलिक एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। इवेंचुअली 11 नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल फॉल कर जाता है, और यही कोल्ड वॉर का एक सिंबॉलिक मार्किंग शुमार किया जाता है। तो बर्लिन वॉल 9/11/1989 में फॉल कर जाता है और कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अलायंस ऑफ नेटो। नेटो के अलायंस को अब हम जानेंगे कि नेटो के अलायंस क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेटो पार्टिसिपेट्स इन 3 अलायंस दैट एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस बियॉन्ड इट्स 30 मेंबर कंट्रीज। नेटो के जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो 30 हैं। इसके अलावा नेटो जो है, नेटो के अलायंस हैं। नेटो 3 टाइप के अलायंस में पार्टिसिपेट करता है, जिससे नेटो अपना मेंबर बनाए बगैर भी अपने इन्फ्लुएंस को, अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रहा है।
And second point, the first is the Euro-Atlantic Partnership Council, which helps partners become NATO members. फर्स्ट अलायंस है जिसमें यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल है, जो हेल्प करता है कंट्रीज़ को कि नेटो का मेंबर कैसे बनना है। फर्स्ट अलायंस का काम ये है कि जो भी कंट्री नेटो का मेंबर बनना चाहता है उसे ये गाइड करता है कि नेटो का मेंबर कैसे बनना है। एंड थर्ड पॉइंट, इट इंक्लूड्स 20 नॉन नेटो कंट्रीज दैट सपोर्ट्स नेटो पर्पस। और सेकेंड अलायंस में ये बात कही गई है कि नेटो के पर्पस को कैसे सपोर्ट किया जाए। इसमें 20 नॉन नेटो कंट्रीज़ हैं जो सपोर्ट करते हैं नेटो के पर्पस को, और ये स्टार्ट हुआ था 1991 में। एंड फोर्थ पॉइंट, द मेडिटेरियन डायलॉग सीक्स टू स्टेबलाइज द मिडिल ईस्ट। एंड मेडिटेरियन डायलॉग, और ये क्या करता है, इसका काम है मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करना, मिडिल ईस्ट को सपोर्ट करना। इट्स नॉन नेटो मेंबर्स इंक्लूड अल्जीरिया, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन। और ये जो मेडिटेरियन, ये मिडिल ईस्ट हैं, मिडिल ईस्ट को सपोर्ट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं मेडिटेरियन डायलॉग। तो इसके जो नॉन नेटो मेंबर्स हैं वो अल्जीरिया हैं, इजिप्ट हैं, इसराइल एंड जॉर्डन। थर्ड अलायंस क्या है, मेडिटेरियन डायलॉग। ये मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज और सपोर्ट करता है, और ये इसके जो नॉन नेटो मेंबर्स हैं उसमें अल्जीरिया है, इजिप्ट है, इसराइल है, जॉर्डन है। एंड थर्ड पॉइंट, Mediterranean dialogue seeks to stabilize the Middle East. Its non-NATO members include Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco and Tunisia. It began in 1994. थर्ड अलायंस मेडिटेरियन डायलॉग, जो मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करने में सपोर्ट करता है, और इसके नॉन नेटो मेंबर हैं अल्जीरिया, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन, मॉरिटानिया, मोरक्को, टूनीशिया। और ये अलायंस शुरू हुआ था 1994 में। एंड फोर्थ पॉइंट, द इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव वर्क्स फॉर पीस थ्रू आउट द लार्ज मिडिल ईस्ट रीजन। और फोर्थ है इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। ये भी पीस और शांति के लिए काम करता है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। इट इंक्लूड्स 4 मेंबर्स ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और इसमें 4 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के स्टेट मेंबर हैं। दे आर बहरीन, कुवैत, कतर एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट। इट बिगेन इन 2004। जो इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है, इसका काम पीस और शांति को बनाए रखना पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, और इसमें ये मेंबर्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, जो कि बहरीन है, कुवैत हैं, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। और ये इनिशिएटिव को शुरू किया गया था 2004 में। एंड फोर्थ पॉइंट इज हियर, नेटो ऑल्सो कोऑपरेट्स विथ 8 अदर कंट्रीज इन जॉइंट सिक्योरिटी इशू। नेटो इसके अलावा भी जॉइंट सिक्योरिटी में अदर कंट्रीज़ को भी कोऑपरेट करता है। दे आर 5 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़, और वो 5 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, विच इंक्लूड्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया एंड न्यूजीलैंड। एंड फिफ्थ पॉइंट इज हियर, there is one in South America and there are 3 cooperative countries in the Middle East, अफगानिस्तान, इराक एंड पाकिस्तान। इसी के साथ साथ एक साउथ अमेरिका में भी मेंबर हैं जो कोलंबिया के नाम से जाना जाता है। एंड देयर आर 3 कोऑपरेटिव कंट्रीज़, और इसमें 3 कोऑपरेटिव कंट्रीज़ आते हैं मिडिल ईस्ट में, दैट इज़ अफगानिस्तान, इराक एंड पाकिस्तान। सो ये गाइस ब्रीफ में नेटो के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।